No, मैम ma'am. एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। स्क्रीन शो हो रहा है? सभी को स्क्रीन दिख रहा है? कोई एक बताए। जी मैम। सेक्शन 3 का हमने पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होंगे। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसका सबऑर्डिनेट है? हाई कोर्ट का, है ना। सिविल कोर्ट का अगर हम बात करें तो सिविल कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसके लिए, किसके ऑर्डिनेट है? इवन कोर्ट ऑफ सर्विस, जो कि सेक्शन 7 और 8 में भी हम पढ़ेंगे। ये सब होते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, है ना। क्योंकि हर एक को यहाँ पर अपने ऑर्डिनेंस कितने आपके राइट्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपको कितने पावर्स है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कितने राइट्स होंगे, हाई कोर्ट को क्या है, उनका जुरिस्डिक्शन क्या है और कौन किसके सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर चैप्टर 3 जो आपका स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 3 इसी बारे में बताता है कि जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग टू सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा, साथ ही कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन किया गया है। और इसी के साथ इसमें केस मैंने समझाया था जिसमें क्लियर है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स अलग अलग हैं। ट्रिब्यूनल्स के केसेस कोर्ट में चलाए जा सकते हैं सिविल कोर्ट में, बट सिविल कोर्ट के जो केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल्स में नहीं चलाए जा सकते। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स को हम ये मान लें कि वो कोर्ट का ही एक पार्ट है ना। तो यहाँ वो वास्ट लेवल पे कौन सी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट जो भी हैं ये वास्ट है बजाय ट्रिब्यूनल्स के। ट्रिब्यूनल्स उसी का एक पार्ट समझ सकते हैं। मैम यस मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है मेरी आवाज? एक मिनट भाई, वॉल्यूम तो फुल किया हुआ है मैंने आज, पता नहीं क्यों कम आ रही है। थोड़ा नेटवर्क का इशू है आज, थोड़ा सा प्रॉपर लग नहीं रहा और इधर बाहर कुछ काम चल रहा है तो उसका शोर भी हो रहा है। आप लोगों को अब अभी आई? मैम भी नहीं किया मैंने और आवाज चलिए। तो सेक्शन 3 जो आपका है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है, सीपीसी में क्लियर किया गया है कि सिविल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्मॉल कॉजेस कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका सबऑर्डिनेशन क्लियर किया है ना। एक छोटा सा चार्ट भी बना सकते हैं आप उसको एक एरो के साथ। हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबऑर्डिनेट आपके ये जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको समझ आ जाएगा। फिर हमारा था सेविंग्स। सेविंग्स में स्पेशल लॉ से रिलेटेड सीपीसी कहाँ, जैसे कि मैंने बोला कि सेक्शन ये आपका चैप्टर 3 क्लियर करता है कि ये एप्लीकेबल कहाँ पर है। तो सबऑर्डिनेशन तो हमने देख लिया कहाँ है, बट अगर हम बात करें कि सीपीसी एप्लीकेबल कहाँ है, तो हर जगह एप्लीकेबल है। बट गंगाराम मंडलोई अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, क्योंकि वो स्क्रीन पर दिखता है तो आपका जो पीपीटी है वो प्रॉपर नहीं दिख पाता है। यही रीजन है कि मैं खुद अपना वीडियो ऑफ करके रखती हूँ, क्योंकि फिर आपको पीपीटी नहीं दिखेगा ठीक से, है ना। और अगर आप लोग आपका वीडियो ऑफ रखते हैं तो आपको नेटवर्क भी सही से मिलता है। तो सेक्शन जो 4 है ये है सेविंग्स का व्यावृत नियम, कि जो सीपीसी है, जो कोड है, ये कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है। तो स्पेशल लॉज की अगर हम बात करें तो इसका सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जहाँ पर स्पेशल लॉज बनाए गए हैं वहां पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, स्पेशल लॉज होंगे। बट सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जहां पर स्पेशल लॉज साइलेंट है, मतलब कि विशेष विधियां जहां किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी सिविल मैटर से लेकर या किसी भी मैटर से लेकर अलग से लॉ बना दिया गया है, विशेष विधियां बना दी गई हैं, जहां विशेष विधियां हैं वहां पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। पर जहां पर विशेष विधियां है तो पर साइलेंट है, मींस एक्टिव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाती है जहां की सीपीसी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, वहां पर सीपीसी एप्लीकेबल होगा। जहां रिस्ट्रिक्शंस है वहां नहीं होगा, फिर जहां रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहां सीपीसी एप्लीकेबल होगा। पर साथ ही सीपीसी किसी भी पर्सन के राइट्स को लिमिटेड नहीं करता है, ना ही बहुत ज्यादा राइट्स देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोसीजर है। फिर था आपका सेक्शन 5। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम?
सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स। कल भी मैंने डिटेल में समझाया था रेवेन्यू कोड्स क्या होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है उसका जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारा कलेक्टरेट हर एक एग्रीकल्चर लैंड के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, जिस भी तरह का रेंट गवर्नमेंट हमसे वसूलती है उन सब के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो हम जाते हैं कलेक्टरेट जाते हैं। कलेक्टरेट में हम इस तरह के जितने भी रेवेन्यू है कौन कलेक्ट करता है हमसे? कलेक्टरेट में सारे पे करने होते हैं हमें। और अगर हम वहां पर नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ केस भी अगर लगाया जाएगा तो कहाँ लगाया जाएगा? कलेक्टरेट में लगाया जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि जिलाधीश जो है उसे किस तरह की कैटेगरी मिली हुई है? एक तरह से न्यायाधीश की, क्योंकि यहाँ पर कई सारे हमारे रैंक से रिलेटेड जो केस है, कल भी मैंने बोला था कि एक्वोटेशन का रैंक कंट्रोल अथॉरिटी कौन होता है हमारे यहाँ पर? रैंक कंट्रोल अथॉरिटी होते हैं कलेक्टर, और इवन डिप्टी कलेक्टर के रैंक के ही होते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टरेट में रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो वहां चलाए जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि राजस्व न्यायालय का संहिता पर अनुप्रयोग, मतलब राजस्व न्यायालय पर सीपीसी एप्लीकेबल होता है। क्योंकि अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई सीपीसी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो सेविंग्स में हमने बता दिया समवेयर ऑन स्पेशल लॉज कि वहां पर भी है। प्रफुल्ल नामदेव, डोंट टच स्क्रीन। और फिर एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स, तो यहाँ पर रेवेन्यू कोड्स पर भी ये एप्लीकेबल है। क्लियर? अब है आपका सेक्शन 6। सेक्शन 6 से आपका पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, आर्थिक क्षेत्राधिकार। ये हम आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जब आप ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड अगर सिनॉप्सिस बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप यहाँ सेक्शन वाइज इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। सेक्शन 6 हमें क्लियरली ये बताना है कि कोर्ट को आर्थिक क्षेत्राधिकार कोर्ट का क्या है, और अगर है तो वो डिसाइड कैसे होगा। सबसे पहली चीज तो ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले किया है। कोई भी मुझे बता सकता है कि कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पर ये किस कोर्ट में मैटर जाएगा? 2 मिनट के लिए मैं शेयरिंग स्टॉप करूंगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा तो पढ़ ही चुके हैं। अर्शिया मैम वो तो केस पे डिपेंड करता है कि वो सिविल मैटर का केस है कि क्रिमिनल मैटर का केस है। ठीक है, सिविल मैटर का केस है, फिर वो सिविल कोर्ट में जाएगा। हाँ, पर किस जज के पास जाएगा? ये मैंने बताया था कि ज्यूरिसडिक्शन होता है सभी जजेस का। तो ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड होगा कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट में आती है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के किस कोर्ट में वो ज्यूरिसडिक्शन आती है, तो उस हिसाब से जाएगा। मान लीजिए एसडीएम वगैरह जो तहसील में होते हैं मैम, उनके पास मैम क्षेत्राधिकार के अकॉर्डिंग। हेलो, कोई और बताएगा? दीपक गौर। मैम लोअर कोर्ट में पहले जाएगा, इसके बाद फिर हायर कोर्ट में। जो जिस एरिया का क्षेत्र जो केस है उसके हिसाब से, जैसे तहसील लेवल पे तो तहसील में, फिर ब्लॉक में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरह से लोअर से हाई की ओर जाता जाएगा। कोई और? मैम पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से मैम वो कितने अमाउंट का सूट है उस हिसाब से जाएगा। वेरी गुड, ये है सही आंसर। क्योंकि यहाँ पर मैंने उस दिन भी आप लोगों को क्लियर कहा था ना कि यहाँ पेक्यूनरी आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो डिसाइड कैसे होगा? उस केस की अमाउंट से। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई केस फाइल किया है, तो अब सिविल मैटर है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके हिसाब से हमें कोर्ट फीस देनी होती है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 4 लाख का या 10 लाख का कोई केस लगाया है, तो 10 लाख के हिसाब से मैं उतने स्टाम्प पेपर लूंगी, उतने स्टाम्प पेपर के हिसाब से मुझे वहां पर कोर्ट फीस पे करना है। अब मेरे को जो पूरा सिविल मैटर है मेरा, उसका पूरा अमाउंट कितना ज्यादा है, उस अमाउंट के हिसाब से यहाँ पर मुझे जो भी ज्यूरिसडिक्शन जिस भी कोर्ट का होगा उसके हिसाब से वो यहाँ पर जाएगा। देखिए इसमें केस का नाम भी नोट करिए, कालू सिंह वर्सेस रामकिशन। ये इसी से रिलेटेड है कि ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कैसे करेंगे हम। तो ज्यूरिसडिक्शन पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने के लिए जो हमारे पास आधार है, ग्राउंड है, वो क्या है कि जो प्लांटिफ ने जो सूट फाइल किया है उसके अकॉर्डिंग उसका जो मूल्यांकन किया गया है, जो उसका वैल्यूएशन किया गया है, उसके आधार पर यहाँ पर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होगा। और उसी ग्राउंड पर इवन आपको मैं बताऊं इंटरेस्ट अलग निकाला जाता है,
जो आपका मूलधन है वो अलग देखा जाता है, उसके हिसाब से फिर पूरा कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके हिसाब से कोर्ट फीस निकाली जाती है। कोर्ट फीस जो होगी उसकी उतने की हम स्टैम्प पेपर लेते हैं, वो उस केस में हम उस फाइल के साथ, मतलब जो सूट हम फाइल करने वाले हैं उसके साथ हमें लगाना होता है। तब जाकर जब प्रेजेंटेशन में हम वो फाइल सबमिट करते हैं तो वहाँ अमाउंट देखा जाता है कि कितने अमाउंट का है, ये जो केस फाइल किया जा रहा है, सूट फाइल किया जा रहा है, ये कितने अमाउंट का है। उस अमाउंट के हिसाब से उसे उन जजेस के यहाँ भेजा जाता है जिनके अंदर उस अमाउंट का ज्यूरिसडिक्शन आता है, जिनके पास उस पर्टिकुलर अमाउंट का लेकर ज्यूरिसडिक्शन है। अगर 10 लाख का केस है और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास गया या फर्स्ट क्लास जज के पास गया, तो यहाँ पर एक लिस्ट होती है और वो लिस्ट कहाँ होती है, प्रेजेंटेशन में होती है। तो प्रेजेंटेशन में प्रॉपर जब हम केस फाइल करते हैं तो सीधे कोर्ट पर नहीं जाता है, कोर्ट में एक नीचे डिपार्टमेंट बना होता है प्रेजेंटेशन का, वहां आप फाइल करेंगे। वहां फाइल करने के बाद वहां से डिसाइड होगा कि ये ज्यूरिसडिक्शन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ उस ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग कि आपके सूट का क्या वैल्यूएशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो जज के यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर कालूसी वर्सेस रामकिशन का जो केस है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि यहाँ पर जो पेक्यूलियरी ज्यूरिसडिक्शन है वो डिपेंड करता है। जजेस थोड़ी ना बोल देंगे कि आपका केस इतने रुपए से वैल्यूएट किया गया है, ये वैल्यूएशन हम निकालते हैं, है ना। जब कोई भी एडवोकेट सूट फाइल करता है तो उसको प्रॉपर कैलकुलेट करता है और उस कैलकुलेशन के बाद उसे फाइल किया जाता है और उसके ऊपर जो कोर्ट फीस लगाई जाती है उस कोर्ट फीस को स्टैंपिंग में उसी सूट के साथ फाइल किया जाता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, कोई क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में आया हो। नो मैम। क्लियर है सभी को? ठीक Yes, है। आपका सेक्शन 7 और 8 है, ये है कुछ पर्टिकुलर स्टेट में इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है जहां पर कि प्रांतीय लघुवाद, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोड और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड, सेक्शन 7 और 8। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय। बड़ी पूजा पाठ चल रही है भाई, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि किसका माइक ऑन रहता है। गंगाराम मंडलोई जी। क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऑल म्यूट कर देती हूँ तो फिर अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन भी पूछना होगा तो आप लोग नहीं पूछ पाएंगे, ना खुद को सेल्फ म्यूट कर पाएंगे। इसलिए मैं उस ऑप्शन पर नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमको कैसे अटेंड करनी है हमारी क्लासेस, है ना। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोड, यहाँ पर ये दोनों सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है कि यहाँ जो जिस तरह के प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड, प्रोविंशियल कोड एक्ट 1987 और 1905 में बना दिए गए हैं, उनके कुछ मामलों पर इस तरह के जहां पर बना दिए गए हैं प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड जहां बना दिए गए हैं, पर्टिकुलर किस एक्ट में, एक्ट का नाम लिख लीजिए सभी लोग, स्मॉल कॉज कोड एक्ट 1987 में। वहां पर इस तरह के सीपीसी के कई सारे जो, एक मिनट, कई सारी चीजों पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा छोटे मैटर्स होते हैं, स्मॉल कॉज कोड जो होते हैं, वहां पर सीपीसी के कुछ मैटर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे कुछ होते हैं डिक्री को लेकर हुए या कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हुए। तो यहाँ पर सिर्फ ये दो सेक्शन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतना आपको देखना है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन पर की प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड पर सीपीसी के कुछ जो सेक्शन है या कुछ प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके खुद के का यहाँ पर एक पर्सनल एक्ट बना दिया गया है और स्टेट टू स्टेट ये चीजें मैटर करती हैं कि कहाँ पर इस तरह की चीजें एप्लीकेबल हैं और कहाँ पर नहीं है ना। तो यहाँ पर इस सेक्शन को सभी लोग पढ़ लीजिएगा, जिसे समझ नहीं आए फिर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस पर
ना आपका सिविल जज में कोई क्वेश्चन बनता है, नहीं आपका सिलेबस में कोई फुल लेंथ का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके लिए। देखिए, डिक्री और जजमेंट और ऑर्डर, इसका एक फुल लेंथ का क्वेश्चन बनता है ना। सभी लोग नोट डाउन करना और इसकी प्रॉपर सिनॉप्सिस आप लोग बनाएंगे। यस, कहिए किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अभी भी नहीं हो रही? नो मैम, बस नहीं बता रहा है। अभी हम हो गए। है ना, हो गई ना? यस मैम। ओके, डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। और सेक्शन 7 और 8 सभी लोग पढ़ेंगे, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और जिसके पास बुक्स नहीं है, नेट पर भी आपको ये सारा मिल जाएगा। जिसके पास अभी डायरेक्ट नहीं है, नेट से अपना पीडीएफ डायरेक्ट का सीपीसी का डाउनलोड आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मेरा बोला हुआ सुना हुआ याद कितना रहता है आपको भी पता है। तो थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़िए। डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, ये तीनों क्या हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है। और वास्ट क्वेश्चन जाता है इसका, डिक्री का भी, जजमेंट का भी और ऑर्डर का भी। तो फुल लेंथ का क्वेश्चन बनता है आपका, मींस लॉन्ग आंसर, उसके हिसाब से इसका सिनॉप्सिस बनाइएगा। देखिए, when a court adjudicates a dispute after the hearing, it has to either pronounce its decision by way of decree or dismiss the case. Such decision is called decree. जब कोर्ट कोई भी एडजुडिकेट का मतलब होता है न्याय निर्णय, लिख लीजिएगा हिंदी में सभी लोग। न्याय निर्णय, जब किसी भी कोर्ट में कोई भी कोई डिसीजन दिया जाता है या कोई न्याय निर्णय किया जाता है, अधिन निर्णय, न्याय निर्णय, इस तरह के शब्द हैं, लिख लीजिए। किसी भी डिस्प्यूट से रिलेटेड आफ्टर हियरिंग, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है आफ्टर हियरिंग। पूरा केस, जब पूरी प्रोसीडिंग हो चुकी होती है, पूरा केस चलाया जाता है, उसके बाद दो चीजें होंगी। क्या? या तो डिक्री होगी या केस डिसमिस हो जाएगा, है ना। या तो केस को सुना जाएगा और किसी के फेवर में डिक्री होगी, और अगर ऐसा लगता है कि जिस ग्राउंड पर केस लगाया गया था वो ग्राउंड प्रॉपर नहीं है, मतलब केस ऐसा है जहां पर डिक्री दी ही नहीं जा सकती है, वहां पर ये क्लियरली होगा कि भाई अब जब डिक्री ही नहीं दी जा सकती है, किसी के राइट्स यहाँ जनरेट होते ही नहीं है, किसी तरह का रेमेडी दिया ही नहीं जा सकता है, तो वहां क्या किया जाएगा? डिसमिस हो जाएगा केस। तो यहाँ पर डिक्री मिलना मीन्स जब किसी भी डिसीजन, कोई भी डिस्प्यूट चला है जिसमें प्रॉपर हियरिंग हुआ है, तो वहां जब जो फाइनल डिसीजन आता है उसे बोला जाता है डिक्री। ठीक, अब जजमेंट क्या हुआ? इसी के दौरान जब कोर्ट उन ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करता है जो कि पूरे उस केस में चलाए गए थे। जैसे मान लीजिए कोई केस, सिविल मैटर्स तो 10-15 साल आराम से चलते हैं, उस पूरे मतलब कुछ जल्दी भी फिनिश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर डिपेंड करता है आपका केस कैसा है। जैसे मान लीजिए बिल से रिलेटेड हुए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हुए, कई सालों तक चलते हैं इस तरह के केसेस। और जल्दी कौन से हो जाते हैं? जैसे कि हमारे फैमिली कोर्ट के इश्यूज होते हैं, या सर्टिफिकेट चाहिए, सक्सेशन का सर्टिफिकेट लेना है अडॉप्शन के केस पे, या दूसरे इस तरह के जो मैटर्स होंगे वो केस जल्दी भी हो जाते हैं। अब पूरा जब केस चला है, उसके बाद जब उन सारे ग्राउंड्स को देखने के बाद जो जज, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप सीपीसी का वो डेफिनेशन साथ में रखेंगे कि सीपीसी में पहले ही डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट में क्या बोला गया है कि जजेस की स्टेटमेंट जजमेंट। यहाँ पर वही चीज है कि जो एक्सप्लेनेशन जजेस के थ्रू दिया जाता है, जो कि कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन किस चीज का?
पूरे केस के दौरान क्या समझा गया, किस ग्राउंड पर डिक्री दी जा रही है, उन सारे ग्राउंड्स को यहाँ डिटेल में जब डिफाइन किया जाता है उसे बोला जाता है जजमेंट। और वो सारी चीजें नोट डाउन की जाती हैं कि यहाँ उन्हें बताया जाता है, जब हमारे पास डिग्री होती है जजमेंट हो जाता है, तो यहाँ जजमेंट में वो सारे ग्राउंड्स क्लियर किए जाते हैं कि किन ग्राउंड्स पर यहाँ पर डिग्री दी गई है। क्योंकि जज के ऊपर भी ये लायबिलिटी है कि उन्हें भी यहाँ ये क्लियर करना जरूरी होता है कि अगर किसी व्यक्ति के उस सूट के अकॉर्डिंग आप राइट्स जनरेट करते हैं तो उनके ग्राउंड्स क्या रखे गए हैं, उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर, फिर मैं आपको बता दूं, फिर से सुनिएगा ध्यान से, उन्हीं ग्राउंड्स के आधार हमारे लिए अपील में हमें काम आते हैं। क्योंकि यहाँ जो ग्राउंड्स बताए गए हैं हम उनके आधार पर ही अपील फाइल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है, तो अब मैं जो जजमेंट है और जो डिक्री है, तो डिक्री से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है अभी, क्योंकि मेरे तो फेवर में हुई नहीं है। तो यहाँ पर उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर मैं अपने अगेंस्ट जो डिक्री हुई है उसके खिलाफ कहाँ जा सकती हूँ, अपील में जाऊंगी। तो क्योंकि इन्हीं ग्राउंड्स में से मैं कुछ कॉज ढूंढूंगी कि भाई यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ, यहाँ मेरे साथ अनफेयर हुआ, या यहाँ पर ये चूक हुई है। तो यहाँ ये जो जितने भी ग्राउंड्स बनते हैं, यही ग्राउंड्स क्या कहलाते हैं, जजमेंट कहलाते हैं। क्लियर? फिर है आपका ऑर्डर। ऑर्डर के लिए क्लियरली है, जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। अब जब कोई केस, मैंने बोला कि भाई सिविल केस बहुत लंबे समय तक चलते हैं, सच भी है, 5 साल कोई केस चला, उन 5 सालों के दौरान कम से कम 10 एप्लीकेशन हमने उस केस के दौरान लगाई है ना। अब उन एप्लीकेशन को जब हम लगाते हैं तो उन एप्लीकेशन में डिसीजन तो होगा, कुछ तो डिसाइड होगा। ऐसा तो है नहीं कि एप्लीकेशन मैंने लगा दी उस केस से रिलेटेड, मान लीजिए कि जो डिपेंडेंट है वो कुछ डॉक्यूमेंट है जो उसे पेश करना चाहिए और वो पेश नहीं कर रहा है, और जब तक वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं हो जाएंगे मेरा केस आगे नहीं बढ़ेगा। इंटेंशनली डिपेंडेंट वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं करना चाहता है क्योंकि वो एविडेंस के मुझे काम आएंगे। अब मुझे पता है कि कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो उन्हीं के पास है, और जब तक वो कोर्ट में पेश नहीं करेंगे हमारा केस आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर उस केस के दौरान ही मैं एक एप्लीकेशन फाइल करूंगी कि डिपेंडेंट को यहाँ पर उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए ऑर्डर किया जाए। तो यहाँ पर अगर ऐसा लगता है कि दोनों को उस ऑर्डर, जब एप्लीकेशन मैंने लगाई है तो उसका आंसर भी डिपेंडेंट देगा कि यहाँ पर डिपेंडेंट बोलता है कि नहीं मेरे पास तो इस तरह की कोई पेपर्स ही नहीं है, तो यहाँ उन दोनों पक्षों को भी सुना जाएगा। मतलब एक ऑर्डर भी जब कोई एप्लीकेशन भी जब फाइल की जाती है तो यहाँ पर भी यहाँ आपका जो नेचुरल जस्टिस वाला रूल है वो यहाँ एप्लीकेबल होगा कि सिर्फ मैंने एप्लीकेशन लगा दी तो मुझे सुन के डिसीजन नहीं दिया जाएगा, सामने वाला उसका आंसर करेगा। उसका आंसर देखने के बाद कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं सच में डिपेंडेंट के पास यहाँ पर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहां पर वो ऑर्डर पास करेंगे कि अब आप यहाँ पर इस तरह के डॉक्यूमेंट पेश करें। तो वो क्या कहलाएगा, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो ऑर्डर दिया जाएगा इट इज कॉल्ड ऑर्डर, क्योंकि वो डिक्री नहीं है तो वो क्या है, वो ऑर्डर। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इन तीनों में, पूछ सकते हैं आप अभी भी। जब तक क्लियर ना हो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है? डिक्री क्या है, जजमेंट क्या है और ऑर्डर क्या है? यस मैम। है ना? किसी को कोई डाउट? यस मैम। ठीक है। नो मैम। ओके गुड। तो यहाँ पर जजमेंट जो आपका डिसीजन है ओवरऑल, तो वो डिग्री होगा जो उसको एक्सप्लेन करता है और कुछ ग्राउंड्स बताता है जिसमें कि हमें हमारे फेवर में डिग्री क्यों हुई है या सामने वाले के अगेंस्ट में डिग्री क्यों की गई है वो बताता है। और ऑर्डर उस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान चलने वाली जो भी एप्लीकेशन लगाई जाती है या जो प्रोसीजर होता है उस दौरान जो कुछ ऑर्डर पास किए जाते हैं उन ऑर्डर्स को बोला जाता है, वो जो जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑर्डर, क्योंकि वो डिग्री नहीं है। तो यहाँ पर डिग्री मतलब आज्ञप्ति, लिख लीजिए। आज्ञप्ति का मतलब होता है डिग्री। फिर है जजमेंट मतलब निर्णय, और ऑर्डर का मतलब है आदेश। ये आदेश और आपकी सीपीसी के जो आदेश है उनमें फर्क है। ये आदेश उन्हीं आदेशों के द्वारा लगाई जाने वाली एप्लीकेशन आवेदन पत्र के फेवर में दिए जाने वाले ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो फेवर में किसी एक के फेवर में होंगे, किसी एक के अगेंस्ट में होंगे, तो वो कहलाएंगे आदेश, निर्णय और डिग्री। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए।
अब डिक्री की अगर हम बात करें तो डिक्री यहाँ पर हमें क्लियर करता है, जैसे मैंने बोला कि डिक्री दो तरह का होता है। नेक्स्ट स्लाइड में पहले देख लीजिए आप, डिक्री दो तरह का होता है, प्राइमरी डिक्री होता है, फाइनल डिक्री होता है ना। अब प्राइमरी तो कोई भी हो सकता है। पहले डिक्री अगर है तो डिक्री कैसी होगी, यहाँ पर डिक्री देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। अगर हम डिक्री की बात करते हैं तो वो किसी न्याय निर्णय से रिलेटेड होगी, जो कि जुडिशियल डिटरमिनेशन के साथ किसी डिस्प्यूट या किसी मैटर को सॉल्व करता है। जब कोई डिस्प्यूट, डेफिनेटली यहाँ पर सिविल केसेस किससे रिलेटेड होते हैं, डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है, शेयर से रिलेटेड हो सकता है, कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर जब सिविल सूट फाइल किया जाता है, एक चीज और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग याद दिलाइएगा कि सिविल मैटर्स के केस कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स में आते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपके सिलेबस से अलग है वो चीज, बट आप लोग को पता रहे। तो जहां पर सिविल मैटर लगाए गए हैं उनका जो एडजुडिकेशन है, और जहां पर किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया है वो डिक्री कहलाएगा। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसीजंस होंगे वो डिक्री की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मतलब यहाँ जब कोर्ट, सिविल कोर्ट किसी तरह का कोई एडजुडिकेशन देता है और वो किसी डिस्प्यूट से रिलेटेड है, उसे शॉर्ट आउट करता है, तो वो यहाँ पर डिक्री होगा। फिर यहाँ डिक्री किसी सूट में ही दिया जा सकता है। जब आपने कोई सिविल सूट लगाया है उसके फेवर में जो डिक्री आई है वही डिक्री कहलाएगी, जो कि किसी सिविल प्रोसीडिंग के थ्रू पास की गई है। अब मैंने बोला कि कलेक्टरेट से मुझे कोई डिक्री मिला है, तो क्या वो डिक्री कहलाएगा। मीन्स कलेक्टरेट में मेरे अगेंस्ट कोई केस लगाया गया था और वहां से मुझे मेरे फेवर में कोई डिसीजन पास हुआ है, तो क्या वो डिक्री हो सकता है? नो मैम। यस और नो? नो मैम। यस नो मैम। अभी सेक्शन 5 हमने पढ़ा है कि राजस्व न्यायालय सिविल न्यायालय की कैटेगरी में आते हैं, अभी पढ़ा है हमने सेक्शन 5। यस मैम। सिविल न्यायालय की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर सिविल प्रोसीडिंग किया गया है, यहाँ पर क्या लिखा है सभी लोग देख सकते हैं। सूट मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लान। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह से जब कोई सिविल प्रोसीडिंग की गई है, अब वो चाहे तो कलेक्टरेट में हो, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, है तो सिविल मैटर। और अगर सिविल मैटर है तो यहाँ पर अगर वो कोई भी पर्टिकुलर सूट फाइल किया गया है और उसके फेवर में अगर कोई डिक्री दी गई है, तो वो तो यही कहलाएगी कि आपके सिविल मैटर में जो प्रोसीडिंग है उसमें अगर आपको कोई मिला है तो वो यही कहलाएगा। फिर से याद रखिएगा, सेक्शन 5 सिविल न्यायालय की कैटेगरी में आते हैं। हाईलाइट कर लीजिए अगर इतनी जल्दी आप लोग भूल रहे हैं, है ना। फिर इट मस्ट हैव डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज। अब राइट्स ऑफ द पार्टी, देखिए दो चीजें होंगी, या तो किसी तरह के राइट्स जनरेट होंगे उस डिक्री के थ्रू, है ना, पहले चीज तो, या कोर्ट से वो केस डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस हो जाता है तो हमारे पास कुछ दूसरे राइट्स भी हैं और हमारे पास कई सारे और ऑप्शंस भी हैं कि हम ऊपर जाकर फिर से एक नया केस फाइल कर सकते हैं, सिर्फ हमें उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज करना है। तो यहाँ पर डिक्री क्या करता है, हमारे लिए कुछ राइट्स जनरेट करता है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने रिकवरी का सूट लगाया है और मेरे फेवर में डिक्री आया, तो मुझे क्या राइट मिल गया कि अब मैं डिपेंडेंट के ऊपर एक एग्जीक्यूशन का सूट लगाकर जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है वो उससे मैं ले सकती हूँ। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ मुझे उस डिक्री के थ्रू कुछ राइट्स मिल गए कि यहाँ दोनों पार्टीज, क्योंकि जिसके भी फेवर में हुआ है, दोनों के फेवर में होने के साथ जो डिपेंडेंट है उसके पास भी एक ऑप्शन है, क्या है, अपील में जाने का। मतलब उसे भी कौन सा राइट मिल गया है, अपील में जाने का। यहाँ इवन में प्लांटिंग हूँ और मेरा जो डिसीजन हुआ है, समझिए मैंने 5 लाख का सूट लगाया था और मुझे डिग्री मिली है सिर्फ 3 लाख की, तो बचे हुए 2 लाख के अमाउंट के लिए भी मेरे पास ऑप्शन खुला है कि मैं यहाँ पर अपने इस डिग्री से या इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है। मीन्स यहाँ पर डिग्री क्या करता है, किसी तरह के कई सारे डिसीजन, कई तरह के राइट्स जनरेट करता है। फिर कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। अब कंक्लूसिव क्या होगा, मैंने क्या कहा कि डिग्री 2 तरह की है, या तो प्राइमरी है या फाइनल है। अगर प्राइमरी भी है तो भी उस पर्टिकुलर पार्ट पर वो एक कंक्लूसिव डिसीजन देती है, चाहे वो प्राइमरी है, उस पर्टिकुलर पार्ट से जिससे कि वो रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए तो वो कंक्लूसिव नहीं हुआ। कंक्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक। लिख लीजिएगा जैसे लिखना है,
कंक्लूसिव में निर्णायक। अब जब वो निर्णायक ही है तो मतलब यहाँ चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो फाइनल है ना, एक बार डिग्री बन जाती है तो वो फाइनल ही होती है। फाइनल मीन्स मैं फाइनल या प्राइमरी दोनों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों में से कोई भी डिग्री हो, जब वो बन चुकी है मीन्स वो फाइनल, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो, प्राइमरी जो प्रोसीडिंग चला है जा रहा है उस मैटर में प्राइमरी हो चाहे वो फाइनल हो, वो कंक्लूसिव होगा। और इसी के साथ एक तरह का फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन। हम कैसे माने कि यहाँ पर ये केस फॉर्मली पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब किसी केस में आपको डिग्री मिल गई है मीन्स यहाँ पर वो चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। उस पर्टिकुलर कोर्ट से या उस डिग्री मिलने के बाद उस जगह से अब आपका कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब एग्जीक्यूशन लगाना होगा या उसकी अपील लगानी होगी तो उसी डिसीजन और उस डिग्री के थ्रू हम लगाएंगे। मतलब यहाँ पर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन, पर्टिकुलर न्याय निर्णय के लिए जो एक फॉर्मल अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति का नाम डिग्री। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? चारों पांचों ऑप्शंस जो अभी हमने पढ़े हैं इसमें क्लियर है सभी को? मैम फर्स्ट पॉइंट फिर से मैम समझा दीजिए। मैम नो मैम क्लियर नहीं है। बोलो, कौन बोला? अंकिता? मैम मैं भी। आपने ना? यस मैम एक बार और समझा दीजिए, थोड़ा इससे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा आया। देखिए क्या होता है, एक एडजुडिकेशन का मतलब पहले तो आप लिखिए न्याय निर्णय। न्याय निर्णय मतलब जैसे मैंने बोला कि एक सिविल सूट चला, एक एग्जांपल से समझिए, एक सिविल सूट लगाया है हमने, ठीक, उस सिविल सूट को जिस दिन हमने फाइल, मान लीजिए 1 जनवरी को हमने फाइल और वो चला है आपने 20 में वो केस लगाया है, वो चला है 25 तक, ठीक, ओके 25 तक वो चला। उस 2025 चलने के दौरान कई सारे तो आप उसमें एप्लीकेशन लगाएंगी, जो एप्लीकेशन के पेपर में जो डिसीजन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। अब मान लीजिए आपने रिकवरी का सूट लगाया था, जिस दिन आपने लगाया था तब से लेकर 2025 में उसका डिसीजन आया कि आपके पेपर में डिग्री हुआ है और आपको 3.5 लाख रुपए सामने वाली पार्टी से लेना है, ठीक। वो क्या हुआ? वो आपके राइट्स को जनरेट करता है, मतलब आपके अधिकार निर्मित करता है कि हाँ आपको यहाँ अब अधिकार है कि आप उससे वो पैसे ले लें, क्योंकि सामने वाला तो डिनाई कर चुका है कि नहीं मैंने कुछ पैसा नहीं लिया, मैं नहीं देने वाला हूँ, पर कोर्ट ने अब आपको डिग्री दे दिया है कि नहीं आप इससे ले सकते हैं। इसी तरह ये डिग्री कब मिलेगी? आप कोर्ट में जाके बोल दें कि सामने वाले को मैंने 5 लाख रुपया दिया था और वो मुझे नहीं दे रहा है, तो क्या कोर्ट आपको उसी टाइम लिख के दे देगी कि नहीं नहीं आप जाकर ले लीजिए? नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे? फाइल करेंगे। मतलब कि जब तक कोई बात नहीं लगा दे हमें डिग्री मिल ही नहीं सकता है। क्या ओरल बोल दूं कि भाई मुझे इस केस में ऐसा ऐसा है या मेरे साथ इस तरह का कुछ केस हुआ है और मुझे अब मेरे पैसे दिलाए जाएं, तो बिना सूट के तो कोई भी नहीं दिलाएगा। मतलब सेकंड क्या है कि डिग्री तभी दी जा सकती है जब कोई सूट फाइल किया गया हो, और डिग्री किसी डिस्प्यूट्स के लिए, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के बाद जो एडजुडिकेशन मतलब न्याय निर्णय दिया गया है वो डिग्री, ठीक, वो हमारे अधिकार निर्मित करता है। और जो डिग्री है वो एक निर्णायक है। निर्णायक इसलिए क्योंकि आपके पास अपील का ऑप्शन तो खुला है, पर इसके अलावा आपका उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड अगर आपको डिग्री मिल गई है तो अब उस डिग्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कब होंगे वो मैं अभी बताऊंगी। आपका लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है और लेक्चर खत्म होने वाला है, आधा मिनट बचा है। सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। होता है तो मैं आज आप लोगों से पीपीटी भी शेयर करती हूँ ग्रुप पर, तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम है फिर आप लोग कल पूछिए, है ना? इसको कल जी मैम। हेलो जी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था मैम कि एक सूट फाइल किया था उसमें एक ही डिग्री मिलती है या फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलती है? डिपेंड करता है, वो अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी डिग्री कहाँ कहाँ मिलती है। कल की स्लाइड में वो आपको क्लियर